सबसे पहले मैं इस गौरवशाली देश के महान लोगों को सत सत नमन करता हूं, जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार अपना विश्वास, अपना समर्थन देकर और देश को नेतृत्व करने को, देश को आगे बढ़ाने का मौका और अवसर प्रदान किए हैं। राष्ट्र निर्माण के संकल्प में को लेकर आदरणीय मोदी जी ने भारत को नई ऊंचाई तक पहुंचाया है और हमारी सोच 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, देश बनाने के लिए यह बजट उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। आइए आदरणीय मिश्रा जी जो यहाँ का स्थानीय विधायक हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। केंद्र सरकार ने बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को शामिल करते हुए देश की क्षेत्र में चौमुखी विकास के लिए पूर्वोदय नामक एक योजना तैयार किया है, जो हमको एक ताकत देगा। उड़ीसा का दर्शनीय सौदंड मंदिर, स्मारक शिल्प, वन्य जीव, प्राकृतिक भूदृश्य और प्राचीन समुद्री तट को एक उत्तम पर्यटन के क्षेत्र में बनते हुए ताकत मिलेगा। हमारी सरकार और उनके विकास के लिए सहायता प्रदान करेगी। केंद्रीय बजट 2024 और 25 की नई नीतियां और पहल पेश की गई है, जो देश के आर्थिक, औद्योगिक और कृषि क्षेत्र में उड़ीसा को एक स्थिति में और मजबूती प्रदान करेगी। गौर करने की बात है कि वैश्विक आर्थिक संघर्षों के बावजूद भारत ने 8.2% की प्रभावी आर्थिक वृद्धि दिखाई है। केंद्रीय बजट में कृषि उत्पादकता और लचीलापन बढ़ाने, पर्यटन को बढ़ावा देने, पिछड़े वर्गों, आदिवासी समुदाय के कल्याण और पूर्वी भारत का ध्यान केंद्रित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिससे उड़ीसा को काफी लाभ होने वाला है। बुनियादी ढांचे और नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश से कनेक्टिविटी और ऊर्जा स्थिरता बढ़ेगी, जिससे राज्य भर में सतत विकास और जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में उड़ीसा को कुल 1,25,444.52 करोड़ प्राप्त हुआ है, जो केंद्रीय करों के शुल्कों की शुद्ध आय के वितरण से 10% अधिक है। वित्त मंत्री ने उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु अनुकूल फसल किस्मों को विकसित करने के लिए कृषि अनुसंधान की व्यापक समीक्षा की घोषणा की। इस पहल पर उद्देश्य कीट प्रतिरोधी जल कुशल फसलें तैयार करना, जिससे उड़ीसा को काफी लाभ होगा, जहां कृषि राज्य की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा, क्योंकि राज्य का 76% से भी अधिक लोग कृषि पर आधारित गतिविधि में रहते हैं। वित्त मंत्री जी ने प्रमुख उपभोग केंद्रों के पास बड़े पैमाने पर सब्जी उत्पादन, हम लोग के गांव में लोग कहता है या तो सरकारी नौकरी करो, नहीं तो सब्जी का खेती करो, उसको बढ़ावा देने के लिए सब्जी खेती को उत्पादन क्लस्टर विकसित करने की घोषणा की। एफपीओ, सहकारी समितियों, स्टार्टअप को बढ़ावा देने से उड़ीसा के सब्जी किसानों को काफी लाभ मिलेगा, खास करके भुवनेश्वर, भद्रक, सबलपुर जैसे
शहरी क्षेत्रों के पास किसानों को काफी लाभ मिलेगा। प्रस्तावित राष्ट्रीय सहयोग नीति उड़ीसा में सहकारी क्षेत्र में सुव्यवस्थित चौमुखी विकास के लिए लाभकारी होगी, जहां पंजीकृत सहकारी समितियां 86.5 लाख से अधिक सदस्य हैं। इस तरह की पहल से राज्य के भीतर आर्थिक विकास की गति में बढ़ाने में मदद मिलेगी। विश्वकर्मा योजना जैसे गतिविधियों से उड़ीसा जैसे राज्य की पटचित्र कारीगरों, सम्बलपुरी साड़ी बुनकरों, टेराकोटा चित्रकारों और फिलगिरी कलाकारों को शामिल करने में मदद मिलेगी। इसे कुशल कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाकर उड़ीसा अपनी समृद्ध संस्कृति विरासत को संरक्षित कर सकता है। साथ ही स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकता है, पर्यटन को बढ़ावा दे सकता है और इन क्षेत्रों में अस्थायी आजीविका का निर्माण कर सकता है। मोदी सरकार ने समग्र शिक्षा के तहत उड़ीसा राज्य को 2021-22 और 2023-24 के बीच 4,311.35 करोड़ की धनराशि जारी की है, जो छात्रों को विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पूरे साल और उससे आगे की ओर ध्यान देते हुए यह बजट विशेष रूप से रोजगार, कौशल और मध्यम वर्ग के केंद्रित शिक्षा, रोजगार और कौशल पहल के लिए 1.48 लाख रुपए का आवंटन विकास अवसर को बढ़ावा देता है, जिससे उड़ीसा के युवाओं को बहुत लाभ मिलेगा। हम सब लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर युवा वर्ग की आबादी 65% है, जो हर वर्ग का युवा है। के तहत उड़ीसा राज्य को 2,479.75 करोड़ जारी किए हैं। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत चौथे चरण की घोषणा, जिससे 25,000 ग्रामीण बस्तियों को मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। इससे उड़ीसा सरकार को काफी ताकत मिलेगा, गांव में रहने वालों को भी काफी ताकत मिलेगा। 2011 जनगणना के अनुसार उड़ीसा की कुल आबादी में जनजातियों की हिस्सेदारी 22.85% है। इसके अलावा उड़ीसा 62% अलग अलग आदिवासी समुदाय के घर हैं, जिसमें 13 जातीय की समूह हैं, जिन्हें विशेष रूप से कमजोर आदिवासियों के रूप में पहचाना जाता है। इस हाल में शुरू किए गए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान से आदिवासी बहुल गांव और आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों के लिए संतृप्त कवरेज को अपनाकर आदिवासी समुदाय को सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, जिससे 63,000 गांवों को शामिल किया जाएगा, जिसमें 5 करोड़ आदिवासी लोगों को लाभ मिलेगा। सरकार का ध्यान मुख्य 4 समूह पे है। हम सब जानते हैं कि गरीबी किसी जाति का नहीं होती है, गरीबी हर वर्ग में होता है। गरीब का एक जाति ही होता है जिसका नाम है गरीब। दूसरा है महिला हर वर्ग में पाई जाती हैं, हर जाति में पाई जाती हैं, हर समुदाय में पाई जाती हैं। युवा हर वर्ग में पाए जाते हैं, हर जाति में, हर समुदाय में पाए जाते हैं। और अन्नदाता यानी किसान हर वर्ग में पाए जाते हैं। अन्नदाता और इन लोगों पे केंद्रित है। अन्नदाता के लिए हमने 1 महीना पहले सभी मुख्य फसलों के लिए उच्च स्तर न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा करके
लागत में कम से कम 50% मरीजन देने का वादा किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 5 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है, जिसमें लगभग 80 करोड़ लोगों को से अधिक लोगों को लाभ होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है। याद होगा कि देश की आजादी के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार आई थी तो अंत्योदय योजना चलाए थे, जिनसे गरीबों को राहत मिली थी। और कोरोना जैसे महामारी में इस योजना को डायरेक्ट घर तक, गरीबों के घर तक योजना जाने से काफी लाभ मिला है। और हम दावा करते हैं कि अब भारत के अंदर कोई ऐसा गरीब नहीं होगा जो भूखे सो पाए। नहीं तो अटल जी की सरकार के पहले बहुत ऐसा परिवार था जो एक समय भोजन करता था तो दूसरे समय सोचने पर विवश हो जाता था।